हेलो गाइस, आज का टॉपिक DOI है, जिसका पूरा नाम डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। डिजिटल यानी ऑनलाइन कोई रीडिंग मटेरियल हम एक्सेस करते हैं तो वो डिजिटल है। डिजिटल ऑब्जेक्ट एक अमूर्तता है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को संदर्भित कर सकता है। आइडेंटिफायर को हिंदी यानी इसका अर्थ है पहचानकर्ता, और इसका जो कंसेप्ट है एक पहचानकर्ता कुछ संदर्भित करने का संक्षिप्त साधन है। आइडेंटिफायर का अर्थ अलग अलग कई चीज़ें हो सकती है। उदाहरण के लिए संख्या, नाम, ISBN नंबर या अल्फा न्यूमेरिकल कोई अंक भी हो सकता है। DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट को पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजिटल रूप से पहचान कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ये है DOI। DOI अल्फा न्यूमेरिकल एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग लेख, डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई और वेब पर लिंक करने के लिए किया जाता है, जिससे आसानी से डॉक्यूमेंट को पता लगाने में हेल्प करता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर अल्फा न्यूमेरिकल एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग लेख, डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई और वेब पर लिंक करने के लिए किया जाता है, जिससे आसानी से डॉक्यूमेंट को पता लगाने में हेल्प करता है। ये है DOI। DOI की उत्पत्ति पब्लिशिंग इंडस्ट्री में 3 व्यापार संघों की संयुक्त पहल से हुई। ये 3 संघ इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मेडिकल पब्लिशर्स एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स, ये 3 संघ हैं जिसकी पहल से DOI की उत्पत्ति हुई। 1997 में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर प्रणाली की घोषणा की गई थी, और जिसमें डिसाइड किया गया था कि एक फाउंडेशन होना चाहिए, और 1997 में ही DOI सिस्टम के विकास और प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन IDF बनाया गया था, और शुरुआत से ही इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन ने कॉरपोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स के साथ तकनीकी भागीदार के रूप में काम किया, और CNRI द्वारा हैंडल सिस्टम को विकसित किया गया, और DOI सिस्टम के डिजिटल नेटवर्क घटक के रूप में उपयोग किया। 1998 में DOI की स्थापना किया गया था। 1998 से 2000 तक फाउंडेशन इंडेक्स प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम किया। 1998 से 2000 तक फाउंडेशन इंडेक्स प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम किया। सन 2000 में DOI प्रणाली का पहला आवेदन क्रॉसरेफ पंजीकरण एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेखों का साइटेशन शुरू किया गया। साइटेशन यानी उद्धरण शुरू किया गया। आपसे पूछा जाता है कि DOI कब स्टार्ट हुई, तो ये 2000 में जो क्रॉसरेफ के द्वारा फर्स्ट पंजीकरण एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेखों का साइटेशन शुरू किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? क्रॉसरेफ के द्वारा 2000 में किया गया था। 2000 में NISO के माध्यम से DOI सिंटैक्स को मानकीकृत किया गया। अब DOI सिंटैक्स क्या होता है?
तो DOI के अंतर्निहित टेक्नोलॉजी किसी भी विशिष्ट स्ट्रिंग स्वीकार करने के लिए डिजाइन की गई है। परसेंटेज, हैश मार्क, डबल कोटेज, स्पेस, टैब DOI कैरेक्टर इनकोडिंग का पूरा व्याख्या करता है। यह कौन व्याख्या करता है? DOI सिंटैक्स। सन 2010 में ISO मानक के रूप में DOI प्रणाली को अनुमोदित किया गया। इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन है, इसके मेंबर्स हैं तो चार्टर मेंबर्स हैं जो जॉन विले एंड संग्स, ये चार्टर मेंबर हैं, और स्प्रिंगर SBM, ये दो हैं जो चार्टर मेंबर्स हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है तो चार्टर मेंबर्स में दो हैं, और जनरल मेंबर्स में RR ब्रोकर, BSI ग्रुप, EDP साइंसेस, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और वॉल्टर्स क्लूवर हेल्थ, ये 5 जो जनरल मेंबर्स हैं। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड का। DOI के कुछ स्टैंडर्ड है। तो DOI प्रणाली को ISO के माध्यम से मानकीकृत किया गया। ISO के माध्यम से मानकीकृत किया गया था, और ISO 26324 जो DOI का स्टैंडर्ड नंबर है ISO का, यह प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ISO 26324 डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सिस्टम का ये नंबर है। ISO के अंदर ISO कमिटी ISO TC 46/SC9 आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह कमेटी DOI के साथ मिलकर बहुत सारे हेल्प भी की है। ISO कमेटी ISO TC 46/SC9 के बारे में वीडियो पहले से भी बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ISO कमेटी है TC 46/SC9 या पुस्तकालय सूचना विज्ञान यानी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो भी कार्य होता है, इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी का है। नवंबर 2010 में मानक को अनुमोदित किया गया और मई 2012 को प्रकाशित किया गया था। मई 2012 को प्रकाशित किया गया था। 10 मई 2012 को ISO प्रेस रिलीज इशू किया गया था। ISO के जो संरचना है, ISO की नहीं, DOI की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए यह समझना ज़रूरी है। गाइस, अभी तक आप मेरा चैनल UGC नेट क्रैकर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे न्यू वीडियो की जानकारी चैनल पर अपलोड करते ही मिल जाएगी। तो हम ISO नहीं, DOI के संरचना के बारे में समझ रहे हैं। तो DOI की संरचना दो भाग है, एक तो प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स है, यानी DOI का दो भाग है, एक प्रीफिक्स है एक सफिक्स है, दोनों के बीच में स्लैश लगा रहता है जो दोनों भाग को अलग करता है। ये DOI नंबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा DOI नंबर है। यह नंबर उस टाइम का है जब न्यू गाइडलाइन से पहले का नंबर है, और उस टाइम इसी टाइप का नंबर आता था। उसके बाद से ये DOI का URL है, DOI का ये URL है जो फंडामेंटल एक सर्वर भी है, जहाँ से डायरेक्ट यूजर DOI को एक्सेस कर सकते हैं, DOI एक्सेस कर सकते हैं।
हम बात करें न्यू गाइडलाइन का, तो जो यहाँ ये DX दिया है, जो आप देख रहे हैं ये माउस से जो DX दिया है, तो न्यू गाइडलाइन में ये DX URL से DX को निकाल दिया गया। न्यू गाइडलाइन में DOI के URL से DX को निकाल दिया गया है। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये HTTP है, इसके जगह पे माने इसके स्थान पे HTTPS का उपयोग किया गया। यह क्यों किया गया? न्यू गाइडलाइन आया तो इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे S जोड़ दिया गया। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DX को क्यों निकाला गया, तो न्यू गाइडलाइन में निकाला गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे S जोड़ा गया है। हम बात करते हैं DOI नंबर का, तो ये DOI नंबर है, ये प्रीफिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.1037 ये प्रीफिक्स है। हम बात करते हैं 10 का, 10 यानी 10, यह प्रीफिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट है, यह प्रीफिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट है और ये DOI का डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी DOI के वर्तमान रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जो डायरेक्टरी है वो DOI के वर्तमान रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, डायरेक्टरी DOI के वर्तमान रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। इसके बाद जो 10 है, इसकी जो वैल्यू है NNNN है, यानी 1000 या उससे कम या इक्वल हो सकता है, जो इसकी वैल्यू है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकेंड कंपोनेंट का। ये जो है 1037 जो रजिस्टेंट है और प्रीफिक्स का सेकेंड कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट है यानी सेकेंड कंपोनेंट रजिस्टेंट प्रीफिक्स है। सेकेंड कंपोनेंट रजिस्टेंट प्रीफिक्स है। डायरेक्टरी प्रबंध द्वारा संगठनों को अनुक्रमिक संख्या है। संगठन प्रत्येक प्रोडक्ट लाइन के लिए एक रजिस्टर प्रीफिक्स चूज कर सकता है। जो ये नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रीफिक्स हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में स्लैश लगा है जो दो भाग को डिवाइड करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में DOI में लगता है तो क्या लगता है? स्लैश लगता है। ये नंबर जो है वो सफिक्स नंबर है और यह लास्ट कंपोनेंट है। यह सफिक्स नंबर है और यह DOI का लास्ट कंपोनेंट है। यह DOI का लास्ट कंपोनेंट है और ये जो है नीचे जो ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस है, ये जो नंबर है नीचे का वो ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस है। और जो DOI है तो रजिस्टेंट सफिक्स असाइन के लिए स्वयं जो ये सफिक्स है जो सफिक्स है तो इसमें रजिस्टेंट सफिक्स असाइन के लिए स्वयं अपने स्वयं संख्या का चयन रजिस्टेंट असाइन का उपयोग करता है। यानी जो भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी रिसर्चर्स हो, इसको अप्लाई करता है DOI के लिए तो वह स्वयं इस संख्या का सिलेक्शन करता है। लेकिन जो ISO स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए और ISSN नंबर के ध्यान में रखते हुए यह संख्या को असाइन कर सकते हैं। ये है DOI का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो न्यू गाइडलाइन है तो न्यू गाइडलाइन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यू गाइडलाइन है। न्यू प्रारूप के साथ हिंगिस ने 2018 में व्यक्त किया था कि DOI के 3 भाग हैं। हिंगिस ने अपने आर्टिकल में ये लिखा था जो नए DOI प्रदान की जा रही है, जो नए DOI प्रदान की जा रही है न्यू गाइडलाइन के बाद, उसमें HTTPS इसमें जोड़ दिया गया है और उसके बाद ये URL से DX को हटा दिया गया है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक रिसॉल्वर सर्विस है। इसको रिसॉल्वर सर्विस कहा गया है। इसके बाद जो सेकेंड है भाग है वो प्रीफिक्स है, जिसके बारे में बताया हूँ। इसके बाद से यह सफिक्स है। गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल NTA UGC नेट क्रैकर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।